एक और दिन और एक और टाटा की गाड़ी का एक्सीडेंट। रोल ओवर किंग एक और इकलौती टाटा नेक्सॉन। डियर टाटा, आजकल आपकी गाड़ियों के एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा है। बिल्ड क्वालिटी पर ध्यान देना बंद करें और स्टेबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान दें। ऐसी खबरें बहुत आम हो गई हैं आजकल। ऐसा लगता है ये जानबूझकर किया जा रहा है। आप आए दिन ऐसी उलटती पलटती और टकराती टाटा की कार्स को यूट्यूब और फेसबुक पर देखते होंगे और आपके मन में भी इन लोगों की तरह सवाल उठते होंगे कि क्यों ज़्यादातर एक्सीडेंट टाटा की कार्स के ही दिखाई देते हैं और बाकी कार्स के इतने कम। और एक्सीडेंट कितना भी ख़राब हो, गाड़ियाँ इतनी अच्छी शेप में कैसे बनी रहती हैं और पैसेंजर्स कैसे ठीक रहते हैं हर एक्सीडेंट में। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि YouTube और Facebook जैसे प्लेटफॉर्म्स पर टाटा की कार्स की सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट दिखाई देते हैं और ये भी कि इनमें लोग कैसे सेफ रहते हैं हर बार। टाटा कार्स की यूएसपी उनकी बिल्ड क्वालिटी बन गई है और 2016 में जब टाटा जेस्ट का ग्लोबल NCAP में क्रैश टेस्ट किया गया था तब उसमें उसने एडल्ट सेफ्टी में 4 स्टार अचीव किए थे। वहाँ से लोगों के दिमाग में टाटा कार्स को लेकर थोड़ी सी इमेज बदलनी स्टार्ट हो गई थी। पर असल में बड़ा धमाका तब हुआ जो उन्होंने अपनी नेक्सॉन को लॉन्च किया। वो पहली ऐसी टाटा की कार थी जो अपने सेगमेंट की हर कार से ज़्यादातर मामलों में बेहतर थी और पहली इंडियन बिल्ट कार थी जो ग्लोबल NCAP में 5 स्टार लेकर आई थी। वहाँ से जो टाटा की पॉपुलैरिटी स्टार्ट हुई थी वो आज बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। टाटा आज दूसरी सबसे ज़्यादा कार्स बेचने वाली कंपनी बन गई है इंडिया में। पर टाटा की बढ़ती पॉपुलैरिटी के बीच उनकी कार्स को लेकर सेफ्टी कंसर्न्स भी बढ़ रहे हैं लोगों के दिमाग में। हालांकि ये कार्स बहुत ज़्यादा सेफ है और इनकी हर कार, चाहे वो नेक्सॉन हो, एल्ट्रॉस हो, टियागो हो, पंच हो या हैरियर, इन सभी ने ग्लोबल NCAP में 4 स्टार से ज़्यादा अचीव करे हैं। पर इंटरनेट पर हर दूसरी कार जिसका एक्सीडेंट होता है वो टाटा ही दिखाई देती है। और फिर अब लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों सिर्फ टाटा की कार्स ही इतनी पलट रही हैं या इनके इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और फिर इस बीच कई लोग इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि टाटा की कार्स में डिज़ाइन फ्लॉज हैं। मेरे हिसाब से ये कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि रिसेंटली टाटा की कार्स अपनी बिल्ड क्वालिटी के अलावा अपनी हैंडलिंग के लिए भी जानी जा रही हैं। अगर हम किसी भी क्रेडिबल ऑटो जर्नलिस्ट का वीडियो उठाकर देख लें तो सबने इसकी हैंडलिंग की तारीफ ही करी है, खासकर एल्ट्रोस की। और हैंडलिंग अच्छी होने के लिए सिर्फ स्टीयरिंग फीडबैक ही नहीं बल्कि गाड़ी की सस्पेंशन सेटअप, उसकी बॉडी की टॉर्शनल स्टिफनेस, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उसमें इलेक्ट्रॉनिक एड्स क्या क्या दिए गए हैं वो सब भी बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग ऐसा ही बोल रहे हैं कि टाटा की गाड़ियों के इतने ज़्यादा एक्सीडेंट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके ड्राइवर्स को गाड़ी चलानी ही नहीं आती है और टाटा को इनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। तो मैं इस बात से भी डिसएग्री करता हूँ। टाटा ने एंट्री लेवल में सिर्फ 2 कार्स उतारी हैं और इंडिया की अगर बात करी जाए तो फर्स्ट टाइम बायर्स या तो एंट्री लेवल कार्स के ऊपर जाते हैं या ज़्यादातर सेकेंड हैंड कार्स के ऊपर जाते हैं। और टाटा की ये 2 कार छोड़ दें तो उनकी गाड़ियाँ ज़्यादा सस्ती नहीं हैं और सेकेंड हैंड मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि इनके मॉडल्स अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुए हैं ज़्यादातर नए वाले। तो इससे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि टाटा के ज़्यादातर यूज़र फर्स्ट टाइम ओनर्स नहीं हैं और ऐसे ड्राइवर्स हैं जिनके पास पहले गाड़ी रह चुकी है। एक पर्टिकुलर सवाल लोग टाटा की नेक्सॉन को लेकर भी उठा रहे हैं और उसे रोल ओवर किंग बोल रहे हैं। तो उसके लिए हमें इस वीडियो में फोर्ड की इको स्पोर्ट्स को भी देखना चाहिए जो हल्की सी ही टक्कर में पलट जाती है, जो कि काफ़ी कंपेरेबल है टाटा की नेक्सॉन की इस वीडियो के साथ। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कार की हाई ग्राउंड क्लियरेंस या हाई डायमेंशंस को ही दोष नहीं दिया जा सकता है। और इस बात पर मैं या कोई भी ये नहीं कह सकता है कि टाटा की या और किसी और कंपनी की गाड़ी क्यों पलट रही है। मेरा मानना है ग्लोबल NCAP जैसी ऑर्गेनाइजेशन को मूव्स टेस्ट मैंडेटरी कर देना चाहिए हर कार के क्रैश टेस्ट के साथ। ये वो कुछ मिथ्स थे टाटा की कार को लेकर जो किसी भी व्यक्ति के दिमाग में आ सकते हैं। अब हम जानते हैं कि टाटा की कार्स के इतने सारे एक्सीडेंट क्यों दिखाई देते हैं और उसका रीज़न है यूट्यूब का एल्गोरिदम। हाँ, आपको टाटा की कार्स के इतने सारे एक्सीडेंट इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि यूट्यूब आपको वो दिखाना चाहता है। देखा जाए तो मारुति सुजुकी अभी भी लगभग 58% मार्केट को कैप्चर करती है और इस हिसाब से इनकी गाड़ी के सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होने चाहिए और होते भी हैं। पर यूट्यूब पर हमें सबसे ज़्यादा टाटा के एक्सीडेंट दिखाई देते हैं और उसमें सबसे बड़ा रीज़न यूट्यूब का एल्गोरिदम है। और इस एल्गोरिदम वाली कहानी में भी सबसे बड़ा पहलू ये है कि टाटा के साथ एक नेशनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है और लोग टाटा को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय किसी और कार के। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। इवन दो टाटा हमारी देशी कंपनी है और इसके साथ सर रतन टाटा का नाम जुड़ा हुआ है, पहले लोगों को टाटा की कार्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। पर नेक्सॉन के लॉन्च के बाद से जब टाटा की कार्स की सेल्स में इजाफा हुआ तब मारुति कार्स की तरह ही टाटा की गाड़ियाँ भी सड़क पर ज़्यादा दिखने लगी और इनके एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा रिपोर्ट होने लगे। जब लोगों ने इन गाड़ियों की वीडियो डालनी स्टार्ट करी तो बाकी गाड़ियों के मुकाबले इन गाड़ियों में एक बड़ा फ़र्क दिखाई देता था। ये कार जिन भी गाड़ियों से टकराती थी इनको कुछ भी नहीं होता था और इस वजह से ऐसी वीडियोस का क्लिक थ्रू रेट बढ़ा। और इन वीडियोस के पॉपुलर होने का बहुत बड़ा कारण एक फिनोमेना से भी समझा जा सकता है और इसे कहते हैं मॉर्बिड क्यूरियोसिटी। ये जो फिनोमेना है यूट्यूब के एल्गोरिदम में टाटा के एक्सीडेंट्स के फेवर में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आपने अक्सर देखा होगा कोई नेशनल हो या कोई इंटरनेशनल कार एक्सीडेंट की वीडियो हो, ऐसी वीडियोस पर अंधाधुंध व्यूज़ आते हैं और उसका बहुत बड़ा कारण है ये मॉर्बिड क्यूरियोसिटी।
ये जो वर्ड है इसका डायरेक्ट मतलब होता है ऐसी चीज़ों में रुचि रखना जो खतरनाक हो। ये जो फिनोमेना है इसको इस आर्टिकल में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। इसके मुताबिक जब आप कोई ऐसी वीडियो देखते हो जिसमें कोई एक्सीडेंट दिखता है या फिर कोई ट्रेजेडी दिखाई देती है तो आपका एड्रेनलिन, एंडोर्फिन और डोपामिन स्पाइक करता है, क्योंकि आपके दिमाग को ऐसे सिग्नल जाते हैं कि आप एक खतरे की स्थिति में हो। आप ऐसी वीडियो से नज़र नहीं हटा पाते, पर जैसा कि सिर्फ ये एक वीडियो है और आप असलियत में खतरे के अंदर नहीं हो, आपकी बॉडी पर इसका असर जल्द ही ख़त्म हो जाता है और आपको रिलैक्स फील होता है। इस रिलीफ की वजह से आपको डोपामिन सर्ज मिलता है और आप ऐसी वीडियोस को बार बार देखना चाहते हैं। और टाटा के केस में ये चीज़ और भी ज़्यादा रेलिवेंट हो जाती है, क्योंकि हर वीडियो के आखिर में आपको ये पता लगता है कि कार एक्सीडेंट में हर बार जो लोग इसके अंदर सवार थे उनकी जान बच गई है और उनको माइनर चोट ही आई है। और इसी वजह से हर बार आप टाटा के एक्सीडेंट से जुड़ी हुई वीडियो को देखकर उन पर क्लिक करते हैं और यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये साइन मिलते हैं कि ऑडियंस ऐसी वीडियोस को ज़्यादा देखना चाहती है। एल्गोरिदम के अलावा मुझे ये भी समझ आया है कि इन कार से एक्सीडेंट भी ज़्यादा रिपोर्ट किए जाते हैं बाकी गाड़ियों के मुकाबले, क्योंकि टाटा की कार्स बिकने का मेन रीज़न इनकी सेफ्टी ही है और ज़्यादातर लोगों को इनके एनकैप स्कोर्स के बारे में यूट्यूब से पता लगता है। इसीलिए एक्सीडेंट में अगर इनकी कार्स को बहुत कम डैमेज होते हैं अगेंस्ट द अदर कार दे हैव कोलाइडेड विद, तो इनके ओनर्स अक्सर टाटा को प्रेस करने के लिए ऐसी वीडियोस और फोटोज़ फेसबुक ग्रुप्स में या यूट्यूबर्स के साथ शेयर करते हैं। और मेरे हिसाब से इन 3 बातों का असर हमें यहाँ देखने को भी अच्छे से मिल जाता है। इस चैनल की 15 मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ में से 10 तो सिर्फ टाटा के एक्सीडेंट्स के बारे में ही हैं। अब हम ये भी जान लेते हैं कि टाटा की कार्स इतनी ज़्यादा मजबूत कैसे हैं। ग्लोबल एनकैप 2014 से इंडिया में बिकने वाली कार्स के लिए क्रैश टेस्टिंग कर रहा है और उसके बाद धीरे धीरे कार मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी बिल्ड क्वालिटी में सुधार किया है इंडिया की गाड़ियों के लिए। पर टाटा की सेफ कार की जर्नी बहुत पुरानी है और उनकी हिस्ट्री 1997 से ही स्टार्ट हो जाती है। फोर्ब्स को दिए इंटरव्यू में टाटा मोटर्स के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर राजेंद्र पेटकर जी ने बताया है कि 1995 में टाटा इंडिका के लॉन्च के टाइम से ही वो इस टाइप की स्ट्रॉन्ग बिल्ट वाली गाड़ियाँ बना रहे हैं। टाटा ने 1997 में ही क्रैश टेस्ट फैसिलिटी में इन्वेस्ट कर दिया था और वो पहले इंडियन कार मैन्युफैक्चरर बन गए थे ऐसा करने वाले। तो इसीलिए सिर्फ ये बोलना कि टाटा ने JLR को एक्वायर किया है और इसीलिए उनकी गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई हैं रिसेंट टाइम्स में, ये गलत होगा। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि टाटा की कार्स में हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल एक्सटेंसिवली किया जाता है और टाटा ने भी अपनी ऑफिशियल साइट पर अपनी हैरियर के ओमेगा प्लेटफॉर्म को दिखाते हुए कार के स्ट्रक्चर में एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील का एक्सटेंसिव यूज़ दिखाया है। ये एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील या अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील क्या होती है ये भी जान लेते हैं। कार्स की बॉडी में मोस्टली 3 टाइप की स्टील्स का इस्तेमाल किया जाता है, माइल्ड स्टील, हाई स्ट्रेंथ स्टील और अल्ट्रा या एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील, जिसमें इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर 200 से 500 MPa के बीच हो तो ये हाई स्ट्रेंथ स्टील कहलाती हैं और अगर इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 780 MPa से ऊपर हो तो ये UHSS यानी कि अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील या AHSS यानी कि एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील कहलाती हैं। UHSS का इस्तेमाल आजकल काफ़ी गाड़ियों में किया जा रहा है और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कार्स को अच्छी स्ट्रेंथ देती है क्रैश होने की कंडीशन में और ये लाइट वेट भी होता है माइल्ड स्टील के मुकाबले। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले टाटा के अंदर AHSS का एक्सटेंसिव यूज़ दिखाया, मैं आपको इसका कंपैरिजन ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा किया की सेल्टोस के साथ। आपको याद होगा कि किया की सेल्टोस एक रिसेंट मेजर एक्सीडेंट के अंदर 2 टुकड़ों में बट गई थी। उसके बाद टीम BHP के एक यूज़र ने ये पिक्चर शेयर करी थी जो उन्होंने किया की वेबसाइट से सोर्स करी थी। इसमें हम देख सकते हैं कार्स के 2 मोनोकॉक चैसी दिखाई देती हैं, एक पर SP2 लिखा है, दूसरे पर SP2i लिखा हुआ है। किया ने इंडिया में सेल्टोस को लॉन्च करने से पहले उसे SP2i के नाम से कोड नेम दिया था। अब अगर हम इन दोनों इमेजेस को कंपेयर करें तो समझ आता है कि इनके इंटरनेशनल वर्जन SP2 और जो इंडिया में आता है SP2i, इन दोनों की बॉडीज़ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है स्ट्रेंथ के मामले में। इन्होंने इंडिया वाले वर्जन में UHSS का इस्तेमाल ना के बराबर किया है, ये सिर्फ आपको फुटवेल में ही देखने को मिलता है और जो इंडिया स्पेसिफिक क्रेटा है उसके हाल थोड़े और ख़राब दिखाई देते हैं और इसीलिए अब मुझे ये भी समझ आ रहा है कि वो अपनी क्रेटा को ग्लोबल एनकैप में क्यों नहीं भेजते हैं। अब अगर मैं इसका कंपैरिजन टाटा की हैरियर से करूँ तो साफ दिखाई देता है कि दोनों ही ब्रांड्स की बॉडी में UHSS का कितना इस्तेमाल किया गया है। टाटा इस स्टील का एक्सटेंसिव यूज़ करती हुई दिखाई दे रही है, वेरएस किया ने इसका यूज़ ना के बराबर किया है अपनी गाड़ी के अंदर। इस वेबसाइट की माने तो अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आपको मॉडर्न डे क्रैश टेस्ट को पास करना है। प्लीज़ आप कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि अगर किया और Hyundai ऐसा कर रहे हैं तो मारुति किस टाइप की स्टील का यूज़ कर रहा होगा। जाते आते इस वीडियो से अलग मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको। कई इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स टाटा से ही अपनी स्टील लेते हैं कार्स बनाने के लिए और इनमें से Hyundai भी एक है। आई होप मेरी वीडियो से आपके टाइम में वैल्यू ऐड हुई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, बेल आइकन को भी दबा देना।
लाइक भी कर देना और कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर छोड़ना। थैंक यू।